राधे राधे दोस्तों। SC/ST एक्ट का आगे का पार्ट शुरू करते हैं। धारा 5 पश्चातवर्ती दोष सिद्धि के लिए वर्धित दंड। कोई व्यक्ति जो इस अध्याय के अधीन किसी अपराध के लिए पहले ही दोष सिद्ध हो चुका है, दूसरे अपराध या उसके पश्चातवर्ती किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध किया जाता है, वह कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो उस अपराध के लिए उपबंधित दंड तक हो सकेगी, दंडनीय होगा। धारा 6 कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। धारा 7 कतिपय व्यक्तियों की संपत्ति का संपहरण। नंबर 1, जहां कोई व्यक्ति इस अध्याय के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध किया गया है, वहाँ विशेष न्यायालय कोई दंड देने के अतिरिक्त लिखित रूप में आदेश द्वारा यह घोषित कर सकेगा कि उस व्यक्ति की कोई संपत्ति स्थावर या जंगम या दोनों जिनका उस अपराध को करने में प्रयोग किया गया है, सरकार को संप्रहत हो जाएगी। नंबर 2, जहाँ कोई व्यक्ति इस अध्याय के अधीन किसी अपराध का अभियुक्त है, वहाँ उसका विचारण करने वाला विशेष न्यायालय ऐसा आदेश करने के लिए स्वतंत्र होगा कि उसकी सभी या कोई संपत्ति स्थावर या जंगम या दोनों ऐसे विचारण की अवधि के दौरान कुर्क की जाएंगी, और जहाँ ऐसे विचारण का परिणाम दोष सिद्धि है, वहाँ इस प्रकार कुर्क की गई संपत्ति उस सीमा तक संपहरण के दायित्वाधीन होगी जहाँ तक वह इस अध्याय के अधीन अधिरोपित किसी जुर्माने की वसूली के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है। धारा 8 प्रिजम्पशन के बारे में बात करती है। धारा 8 अपराधों के बारे में उपधारणा। इस अध्याय के अधीन किसी अपराध के अभियोजन में यदि यह साबित हो जाता है कि ए, अभियुक्त ने इस अध्याय के अधीन अपराध करने के अभियुक्त व्यक्ति द्वारा या युक्ति युक्त रूप से संदेहास्पद व्यक्ति द्वारा किए गए अपराधों के संबंध में कोई वित्तीय सहायता की है, तो विशेष न्यायालय जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न किया जाए, यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने उस अपराध का दुष्प्रेरण किया है। बी, व्यक्तियों के किसी समूह ने इस अध्याय के अधीन अपराध किया है, और यदि यह साबित हो जाता है कि किया गया अपराध भूमि या किसी अन्य विषय के बारे में किसी विद्यमान विवाद का फल है, तो यह उपधारणा की जाएगी कि यह अपराध सामान्य आशय या सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए किया गया था। सी, अभियुक्त पीड़ित या उसके कुटुंब का व्यक्तिगत ज्ञान रखता था। न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि जब तक अन्यथा साबित न हो, अभियुक्त को पीड़ित की जाति या जनजातीय की पहचान का ज्ञान था। धारा 9 इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए धारा 10 को पढ़ते हैं। धारा 10, ऐसे व्यक्ति को हटाया जाना जिसके द्वारा अपराध किए जाने की संभावना है। जहां विशेष न्यायालय का परिवाद की पुलिस रिपोर्ट पर यह समाधान हो जाता है कि संभाव्यता है कि कोई व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 244 या धारा 21 की उपधारा 2 के खंड 7 के उपबंधों के अधीन पहचान किए गए किसी क्षेत्र में यथा निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों या जनजाति क्षेत्रों में सम्मिलित किसी क्षेत्र में इस अधिनियम के अध्याय 2 के अधीन कोई अपराध करेगा, वहाँ वह लिखित आदेश द्वारा ऐसे व्यक्ति को यह निर्देश दे सकेगा कि वह ऐसे क्षेत्र की सीमाओं से परे ऐसे मार्ग से होकर और इतने समय के भीतर हट जाए जो आदेश में निर्दिष्ट किए जाएं, और 3 वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिए जो आदेश में निर्दिष्ट की जाए उस क्षेत्र में जिससे हट जाने का उसे निर्देश दिया गया था वापस न लौटे। सब क्लॉज 2, विशेष न्यायालय उपधारा 1 के अधीन आदेश के साथ उस उपधारा के अधीन निर्दिष्ट व्यक्ति को वे आधार संसूचित करेगा जिन पर वह आदेश किया गया है। नंबर 3, विशेष न्यायालय उस व्यक्ति द्वारा जिसके विरुद्ध ऐसा आदेश किया गया है या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आदेश की तारीख से
30 दिन के भीतर किए गए अभ्यावेदन पर ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे उपधारा 1 के अधीन किए गए आदेश को प्रतिसंहृत या उपांतरित कर सकेगा। धारा 11 किसी व्यक्ति द्वारा संबंधित क्षेत्र से हटने में असफल रहने और वहां से हटने के पश्चात उसमें प्रवेश करने की दशा में प्रक्रिया, जैसे सेक्शन 10 में बताया गया कि उसको हटाया जाएगा वहां से। अगर वो हटने में असफल रहता है या दोबारा लौट कर आ जाता है तब की प्रक्रिया धारा 11 में बताई गई है। यदि कोई व्यक्ति जिसको धारा 10 के अधीन किसी क्षेत्र से हट जाने के लिए कोई निर्देश जारी किया गया है, ए निर्देश किए गए रूप में हटने में असफल रहता है, या बी इस प्रकार हटने के पश्चात उपधारा 2 के अधीन विशेष न्यायालय की लिखित अनुज्ञा के बिना उस क्षेत्र में ऐसे आदेश में निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रवेश करता है, तो विशेष न्यायालय उसे गिरफ्तार करा सकेगा और उसे उस क्षेत्र के बाहर ऐसे स्थान पर जो विशेष न्यायालय निर्दिष्ट करे पुलिस अभिरक्षा में हटवा सकेगा। नंबर 2, विशेष न्यायालय लिखित आदेश द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके विरुद्ध धारा 10 के अधीन आदेश किया गया है अनुज्ञा दे सकेगा कि वह उस क्षेत्र में जहां से हट जाने का उसे निर्देश दिया गया था ऐसी अस्थायी अवधि के लिए और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो ऐसे आदेश में निर्दिष्ट की जाएं लौट सकता है और अधिरोपित शर्तों के सम्यक अनुपालन के लिए उससे अपेक्षा कर सकेगा कि वह प्रतु सहित या उसके बिना दंडपत्र निष्पादित करे। नंबर 3, विशेष न्यायालय किसी भी समय ऐसी अनुज्ञा को प्रतिसंहृत कर सकेगा। नंबर 4, ऐसा व्यक्ति जो ऐसी अनुज्ञा से उस क्षेत्र में वापस आता है जिसे उसे हटने के लिए निर्देश किया गया था अधिरोपित शर्तों का अनुपालन करेगा और जिस अस्थायी अवधि के लिए लौटने की उसे अनुज्ञा दी गई थी उसके अवसान पर या ऐसी अवधि के अवसान के पूर्व ऐसी अनुज्ञा के प्रतिसंहृत किए जाने पर ऐसे क्षेत्र के बाहर हट जाएगा और धारा 10 के अधीन निर्दिष्ट अवधि के अनवसित भाग के भीतर नई अनुज्ञा के बिना वहां नहीं लौटेगा। नंबर 5, यदि कोई व्यक्ति अधिरोपित शर्तों में से किसी का पालन करने में या तदनुसार स्वयं को हटाने में असफल रहेगा या इस प्रकार हट जाने के पश्चात ऐसे क्षेत्र में नई अनुज्ञा के बिना प्रवेश करेगा या लौटेगा, तो विशेष न्यायालय उसे गिरफ्तार करा सकेगा और उस क्षेत्र के बाहर ऐसे स्थान को जो विशेष न्यायालय निर्दिष्ट करे पुलिस अभिरक्षा से हटवा सकेगा। धारा 12 इम्पोर्टेंट नहीं है, धारा 10 का ही पार्ट है। ऐसे व्यक्तियों के जिसके विरुद्ध धारा 10 के अधीन आदेश किया गया है माप और फोटो आदि लेना, ये धारा 12 है। धारा 13 में धारा 10 के अधीन आदेश के अनुपालन के लिए शास्ति है। वह व्यक्ति जो धारा 10 के अधीन किए गए विशेष न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करेगा कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय होगा। धारा 14 विशेष न्यायालय और अनन्य विशेष न्यायालय हैं। इसमें केवल इतना ही ध्यान रखने योग्य बात है धारा 14 में कि राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से विशेष न्यायालयों की स्थापना करेगी। इतना ही याद रखने योग्य है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से। और धारा 14 में ही ये है कि आरोप पत्र दाखिल होने की 2 मास की अवधि के भीतर जो है वो विचारण पूरा किया जाएगा, 2 मास की अवधि के भीतर। धारा 14A मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अपील है। धारा 14A अपील है। दंड प्रक्रिया संहिता में किसी बात के होते हुए भी किसी विशेष न्यायालय या किसी अनन्य विशेष न्यायालय के किसी निर्णय, दंडादेश या आदेश जो अंतर्वर्ती आदेश नहीं है के विरुद्ध अपील तथ्यों और विधि दोनों के संबंध में उच्च न्यायालय में होगी। नंबर 2, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 378 की उपधारा 3 में किसी बात के होते हुए भी विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय के जमानत मंजूर करने या नामंजूर करने के किसी आदेश के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में होगी। यहाँ एक चीज़ याद रखने योग्य है, एक बात कि यहाँ अगर बेल रिजेक्ट हो जाती है या बेल स्वीकृत हो जाती है तो यहाँ पे अपील होगी, ये याद रखने योग्य बात है। नंबर 3,
तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील ऐसे निर्णय, दंडादेश, आदेश से जिससे अपील की गई है 90 दिन के भीतर की जाएगी। परंतु उच्च न्यायालय 90 दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात ऐसी अपील को ग्रहण कर सकेगा यदि उसका समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी के पास 90 दिन के भीतर अपील नहीं करने का पर्याप्त कारण था। परंतु यह और कि कोई अपील 180 दिन की अवधि के समाप्ति के पश्चात ग्रहण नहीं की जाएगी। नंबर 4, उपधारा 1 में की गई प्रत्येक अपील का निपटारा यथासंभव अपील ग्रहण करने की तारीख से 3 मास की अवधि के भीतर होगा। राधे राधे दोस्तों, आज इसको यहीं तक SC/ST एक्ट को यहीं तक कवर करते हैं। अगला पार्ट कल करेंगे। राधे राधे।